नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में समकालीन विश्व राजनीति की किताब का अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत। और ये अध्याय 2023-24 के हिसाब से ये अध्याय 1 है, तो इसलिए कंफ्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिएगा। कंटेंट बिल्कुल सेम है, कुछ भी बदला नहीं है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। चैप्टर्स हटा दिए गए हैं और चैप्टर्स के जो नंबर है वो चेंज हुए हैं। तो अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत और आज उसका है लेक्चर नंबर 8। तो चलिए जानते हैं कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है। अब हम लोग धीरे धीरे हम इस चैप्टर की एंडिंग की तरफ आ रहे हैं। मोस्ट पॉसिबल होगा कि एक और हमारा जो लेक्चर आएगा वो लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 9, और नहीं तो हद मार करके लेक्चर नंबर 10 तक हम और जाएंगे, नहीं तो फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है संघर्ष और तनाव। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। संघर्ष और तनाव, या जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन या टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब मेन मुद्दा या मेन बात यहां पर यह उठती है कि जब सोवियत संघ या जिसे हम यूएसएसआर कह रहे हैं, उस यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है, वो सोवियत संघ विघटित हो चुका है, उसके बाद अब कौन सी टेंशन आ रही है सर? अब किसके बीच में तनाव हो रहा है, किसके बीच में संघर्ष हो रहा है? संघर्ष का मतलब क्या होता है? स्ट्रगल होता है ना। हम जैसा आपने बहुत सी बार सुना होगा, जीवन में कुछ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। मतलब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं, थोड़ा सा हम कुछ चीज को पाने के लिए हम पूरी जी जान झोंक देते हैं, कहीं ना कहीं हमारे नजर में वो संघर्ष है। तो यहां पर भी क्या है, दो समुदाय, दो देश कुछ पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मतलब झगड़ा कर रहे हैं, नहीं साहब ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे चाहिए। ऐसे ही क्या होता है, अपन कंपटीशन में भी करते हैं ना, हजारों लाखों लोग संघर्ष कर रहे हैं, नहीं साहब वो अगर 8 घंटे पढ़ रहा तो अपन 10 घंटे पढ़ करके ज्यादा नंबर ला करने की कोशिश करेंगे। तो संघर्ष बेसिकली ये होता है। तो अब सवाल ये है कि जब सोवियत संघ टूट चुका है, हम 1991 तक तो ये मान सकते हैं कि जो संघर्ष चल रहा था वो दोनों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था। और इस संघर्ष के कारण ही क्या था, पूरी दुनिया में टेंशन थी, तनाव था, पूरी दुनिया को डर था कि भैया कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए, तीसरा विश्व युद्ध ना हो जाए। तो ये डर पूरी दुनिया में था और इसी तनाव के कारण पूरी दुनिया डर करके बैठी थी, नहीं साहब तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। और इसी डर के कारण पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी, एक पश्चिमी गठबंधन और एक पूर्वी गठबंधन के रूप में बढ़ चुकी थी। पर सवाल यह आता है कि जब सोवियत संघ का विघटन हो चुका है, पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति बची है और वो महाशक्ति डोमिनेटिंग है। पूरी दुनिया एक ध्रुवीय विश्व बन चुका है, मतलब सारी की सारी पावर एक कंट्री के पास है, एक महाशक्ति के पास है, जिसका नाम संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था। तो अब तनाव किसके साथ था? ऐसा कौन सा मुद्दा हुआ जिसमें तनाव हुआ? ऐसे कौन सी बातें थी जिनमें संघर्ष हुआ? ये आज के टॉपिक में हम लोगों को जानना है। याद करिएगा, आप चैप्टर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग जब हम लोगों ने पढ़ा था, उस किताब का पहला अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, तो आप याद करिएगा कि हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि भैया भारत आजाद हुआ। आजाद हो जाने के बाद जैसे रजवाड़ों को मिलाना, ये एक बड़ी चुनौती थी। एकीकरण में अगर एकता के रूप में देखें, यूनिटी के रूप में देखें, तो रजवाड़ों को मिलाना एक चैलेंज था कि रजवाड़ों को किस प्रकार से मिलाया जाए। ठीक है, उसके बाद भाषा के आधार पर राज्यों को गठन करना, तो रजवाड़ों को मिलाना ही समस्या का समाधान नहीं हो गया। उसके बाद क्या करना था, राज्यों का गठन करना था कि किस हिसाब से हम राज्य बनाए। तो फिर भाषा के आधार पर आंदोलन हुए, फिर उस हिसाब से गठन हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन या विघटन होते ही ये नहीं कि सारी समस्या सॉल्व हो गई। समस्या सॉल्व हुई नहीं है, कहीं ना कहीं समस्याओं की शुरुआत अब हुई है। और ये तनाव, ये संघर्ष किस में है? ये तनाव और संघर्ष उन्हीं देशों में है जो सोवियत संघ का कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। उन्हीं में ही तनाव रहा है, उन्हीं में ही संघर्ष रहा है। वहां के दो समुदाय एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक देश दूसरे के साथ लड़ रहा है, अपनी पावर को, अपनी ताकत को ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये तनाव संघर्ष उन्हीं सोवियत संघ के देशों के बीच में चल रहा है। इसी को हम लोगों को डिटेल में और ज्यादा विस्तार में विस्तृत में जाकर के पढ़ना होगा कि ऐसे क्या मामले हुए कि जिसके बाद सोवियत संघ के इन विघटित देशों में तनाव हुआ, संघर्ष हुआ, या इतनी हिंसा हुई या दंगे हुए। ये क्या मामला था, ये सब हम लोग जानते हैं। पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। देखिए, ज्यादातर अगर आप पूर्व सोवियत संघ के जो अधिकांश गणराज्य, हमने देखा कि टोटल 15 गणराज्यों से मिलकर करके सोवियत संघ बना हुआ था। अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि सोवियत संघ या यूएसएसआर कितने गणराज्यों से मिलकर के, रिपब्लिक से मिलकर के बना हुआ था, तो आप क्या जवाब देंगे? 15 से बना हुआ है। इनमें से मध्य एशियाई देश, कार कंट्रीज कितनी है बच्चों? 5 कार कंट्रीज है। कितनी है? 5 कार कंट्रीज है। 3 बाल्टिक कंट्रीज है। ओके, एक रशिया खुद हो गया, तो 5 3 8
8 और फिर बाद में आप 6 को आप रख दीजिए यूरोपियन कंट्रीज में ले लीजिएगा। तो पूर्व सोवियत संघ में टोटल 15 गणराज्यों से मिलकर करके सोवियत संघ बना हुआ था और इनमें से जो अधिकांश ज्यादातर जो गणराज्य थे वो संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे, तो कि वहां पे संघर्ष हो सकता है, दो समुदायों के बीच में संघर्ष हो सकता है, वहां की सरकार वहां की जनता के बीच में संघर्ष हो सकता है, संघर्ष वाले क्षेत्र थे। एक चीज आप और नोटिस करिएगा कि जब शॉक थेरेपी लेकर के आई गई IMF, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, जब शॉक थेरेपी इन गणराज्यों में लॉन्च करी गई तो वहां पर पूरी आर्थिक व्यवस्था को बदलने का काम करा गया है, पर राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का काम नहीं करा गया, लोकतंत्र को लागू करने का काम नहीं करा गया। तो वहां पर जब कोई एक व्यक्ति सारी पावर अपने हाथ में ले लेता है तो अब एक व्यक्ति अपने हिसाब से रूल करता है, अपने हिसाब से चलाता है, तो जनता की आकांक्षाएं, जनता की इच्छाएं वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं एक विरोध का कारण, संघर्ष का कारण, तनाव का कारण ये भी बनता है कि अगर लोकतंत्र स्थापित होता और लोकतंत्र के रूप में अगर चलते ये देश तो शायद ये संघर्ष हमें नहीं देखने को मिलता, परंतु सिर्फ यही कारण नहीं है, और भी कारण है। तो ये जो अधिकांश गणराज्य है वो संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र थे, यहाँ पर संघर्ष होने के जो चांसेस थे वो ज्यादा थे। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध और बगावत को झेला है। तो अनेक जो गणराज्य है इनमें से क्या है, गृह युद्ध। गृह युद्ध का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है सिविल वॉर। युद्ध का मतलब आप समझते हैं, वॉर का मतलब आप समझते हैं, जब दो देश लड़ने लग जाते हैं तो उसको हम वॉर कहते हैं या युद्ध कहते हैं। जैसे हम कह रहे थे कि अमेरिका और सोवियत संघ में लड़ाई हो रही है तो हमने क्या कहा, युद्ध हो रहा है, ठीक है। भारत पाकिस्तान की युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, युद्ध हो रहा है, ठीक है। तो युद्ध क्या है, जब दो देशों के बीच में होता है तो हम उसको युद्ध या वॉर कह देते हैं। और जब सिविल का मतलब होता है कि देश के अंदर ही दो समुदाय कुछ इस प्रकार से लड़ने लग जाए कि वो युद्ध की तरह लगे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिविल वॉर या गृह युद्ध कहेंगे, ठीक है। एक तो होता है युद्ध जो दो देशों के बीच में, और गृह युद्ध क्या है, गृह मतलब हमारा घर, हमारा घर क्या है, हमारा देश हमारा घर है। और हमारे देश में या किसी भी देश में जब दो समुदाय इस प्रकार से लड़ने लग जाए कि वो युद्ध वाली स्थितियां लगने लगे तो उसे क्या कहा जाता है, गृह युद्ध या सिविल वॉर कहा जाता है। एक इजी एग्जांपल देता हूं आपको। एक तो क्या होती है, पड़ोस वालों की लड़ाई होती है ठीक है, उसने उसको मारा, डिशुम 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 लड़ाई हुई, और अब वो तो हो गई लड़ाई। और एक होती है घर के अंदर लड़ाई, दो बहन भाई मिलकर डिशुम डिशुम लड़ रहे हैं, नहीं नहीं भैया ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये डिशुम दोनों लड़ रहे हैं। फिर पापा मम्मी छुटाते हैं, चलो 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 बस खत्म करो, ठीक है सब हट जाओ तो है ना। तो वो एक तो लड़ाई हो गई पड़ोस वालों की और एक लड़ाई हो गई अपने घर की। तो ये इसी प्रकार से एक तो युद्ध होता है दूसरों के साथ और एक होता है घर के अंदर दो समुदाय के बीच में। तो इनमें से जो अनेक गणराज्य हैं, जो अनेक देश हैं, उन्होंने गृह युद्ध को झेला। मतलब उन देशों में दो या उनसे ज्यादा के जो समुदाय है उनके बीच में झड़प हुई, उनके बीच में हिंसा हुई। अब वो हिंसा क्यों हुई है वो हम लोग जानेंगे। और बगावत को झेला है। बगावत का मतलब क्या होता है कि वो चाहते हैं कि साहब हमें भी इस राष्ट्र से अलग होना है, हमें भी इस राष्ट्र से अलग होना है। मतलब अलगाववाद वाली जो भावना है ना, वो अलगाववाद वाली भावना यहां पर भी देखने को मिलेगी। वो ये डिमांड करेंगे, नहीं नहीं साहब हमें अलग होना है, नहीं नहीं साहब हमें इस राष्ट्र से अलग होना है। वो जिस राष्ट्र का, जिस गणराज्य का, जिस देश का भाग है उससे अलग होने की बात करते हैं, उससे बगावत करने की बात करते हैं कि हम आपके साथ नहीं है, हम आपके खिलाफ होकर के हम अलग देश बनाने की बात करेंगे। तो इनमें से जो अधिकांश जो गणराज्य हैं, इन 15 गणराज्यों में से अधिकांश गणराज्यों में संघर्ष की स्थिति है, संघर्ष हो सकता है। और इन अधिकांश गणराज्यों ने गृह युद्ध को झेला है। मतलब उन देशों में गृह युद्ध हुए और वहां पर बगावत भी हुई है। मतलब देश के खिलाफ, देश से अलग होने की बातें भी हुई है। ये कम्युनिस्टों की झंडा दिखाया है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की भी दखल बढ़ी है। देखो अब तनाव और संघर्ष क्यों हो रहा है, तनाव और संघर्ष क्यों हो रहा है। पहला कारण तो क्या है कि इन देशों के अंदर गृह युद्ध हो रहा है और बगावत वाली भावना है। गृह युद्ध हो रहा है, दो समुदायों के बीच में गृह युद्ध हो रहा है, और उसके अलावा बगावत की भावना, साहब ये वाला जो एरिया है हमें अलग होना है, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। ये आजादी वाली जो डिमांड है ना, ये आजादी वाली डिमांड, अलगाववाद की जो भावना है ना, वो उठ रही है। एक कारण तो अपने ही हो गए। इसके अलावा क्या, जो बाहरी ताकतें हैं उनकी भी दखल अंदाजी। अब आप देखो जो मध्य एशिया वाले देश है ना, मध्य एशिया वाले देश हो गए, रशिया हो गया, इनके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है, प्राकृतिक संसाधन बहुत है। इनके पास खनिज तेल है, इनके पास प्राकृतिक ऊर्जा है, इनके पास और जितने भी संसाधन है वो प्राकृतिक संसाधन इनके पास बहुत है। तो अब इन संसाधनों को देख करके जो भारी ताकत है, भारी ताकतों का मतलब क्या है, अमेरिका हो गया, यूरोप के देश हो गए, चाइना हो गया, तो इनकी नजर इन पर थी कि अच्छा ये लड़ रहे हैं, लड़ाई का फायदा उठाओ और अपन वहां की जो संसाधन है उनको हथियाने की कोशिश करते हैं, अपने अंडर लेने की कोशिश करते हैं। आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर आप घर में दो भाई लड़ रहे हो, इट्स ओके, परंतु अगर उस लड़ाई का पड़ोस वालों को या बाहर वालों को पता चल जाता है तो उस लड़ाई का फायदा उठाते हैं ना, क्यों रह रहे, वो तेरा भाई है ना, वो तो तेरे लिए ऐसा कहता है, ऐसा सोचता है, ऐसा कहता है। या मान लीजिए आप दो दोस्तों में चलो छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है, किसी तीसरे को पता चल गया, अच्छा
दोनों में लड़ाई हो रही है, चलो इनको लड़ाने का, और ज्यादा लड़ाने का काम करते हैं, वो आपको भी भड़काएगा, दूसरे को भी भड़काएगा। तो जब तक बाहर वाले को खबर नहीं लगती ना, झगड़ा नहीं होता, पर जैसे ही बाहर वालों को खबर लग जाती है और बाहर वाला घरेलू मामलों में दखल अंदाजी करना शुरू कर देता है ना, तो भैया फिर क्या होता है, झगड़े ज्यादा बढ़ने लग जाते हैं और भी झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ये जीवन की सीख है बेटा कि अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति और अपनी घरेलू स्थिति जहां तक हो सके छुपा करके रखो। दुनिया के सामने मत बताओ कि आज मैं घर पे लड़ करके आया हूं, किससे लड़ के आया हूं, किससे नहीं। देखो, काम परिवार ही आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा, ना दोस्त आते हैं ना पड़ोस वाला आता है। परिवार ही होता है, अपने ही होते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर भी क्या हुआ, भारी ताकतों को जब अंदाजा लगा कि हाँ साहब स्थितियां खराब है और संसाधन बहुत है, तो इन भारी ताकतों ने भी यहां पर दखल अंदाजी देना शुरू कर दी। उससे और भी स्थितियां क्या हो गई, खराब हो जाती है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई। ठीक है, मतलब जो एक तो गृह युद्ध हो ही रहे हैं, बगावत की भावनाएं चली रही हैं, और जब बाहर की जो ताकतें हैं वो भी वहां पे इंटरफेयर करने लग जाए, वो भी बीच में दखलंदाजी करने लग जाती है, तो इससे क्या स्थिति और भी जटिल हो जाती है, मतलब और भी कठिन और खराब स्थिति हमें देखने को मिलती है। रूस के 2 गणराज्य चेचनिया और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। देखिए, अब रूस के जो 2 गणराज्य हैं, चेचनिया और दागिस्तान, इनको समझिएगा थोड़ा सा। चेचनिया, दागिस्तान आपको यहां पर से देखने को मिलेंगे। ये वाला जो इलाका है ना, इस वाले इलाके में से चेचनिया, दागिस्तान है। देखो, ये दोनों गणराज्य क्या है, हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला है। इन्होंने जैसे ही विघटन हुआ उसके बाद से ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया हमारे जो दोनों हैं, हम दोनों को क्या कर दो, आजाद कर दो। हम दोनों अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम फ्री होना चाहते हैं, हम रूस के अंडर में नहीं रहना चाहते। ये देखिए कि सोवियत संघ का जो सबसे बड़ा गणराज्य था, जो सबसे बड़ा देश था, जो कि नाम है रूस या रशिया, उस रशिया के अंदर भी 2 भाग ऐसे हैं, एक चेचनिया और एक दागिस्तान। वो क्या कर रहे हैं, वो अलगाववाद की मांग कर रहे हैं कि साहब हमें अलग होना है। अलगाव का मतलब क्या हो जाना है, अलग होना है, हमें आपके साथ नहीं होना, हमें आपके साथ नहीं रहना। जैसे एक परिवार होता है, एक फैमिली होती है, और उस फैमिली में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर उनकी शादियां हो जाती है, तो फिर वो क्या कहते हैं, हमें अलग होना है। ठीक है, हमें अलग होना है, हमें एक परिवार में नहीं रहना, हम अलग से मकान लेना चाहते हैं, वहां रहेंगे, अपने हिसाब से रहना चाहते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी ये एक देश क्या होता है, पूरा परिवार होता है। अब ये रूस में ये जो 2 एरिया है, चेचनिया वाला और दागिस्तान वाला, ये चेचनिया और दागिस्तान वाले एरिया क्या कह रहे हैं कि साहब हमें अलग होना है, हमें रशिया के साथ नहीं रहना, हमें रूस के साथ नहीं रहना, हम रूस के साथ मिलकर करके नहीं रहना चाहते। यहाँ पे अलगाववादी आंदोलन चलाते हैं और ये अलगाववादी हिंसक हो जाते हैं। हिंसक क्यों हो जाते हैं, क्योंकि अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं, यहाँ के लोग, यहाँ की जो जनता है, या यहाँ के जो कुछ वर्ग कह लीजिए, ठीक है, कुछ लोग कह लीजिए, जो डिमांड कर रहे हैं नहीं साहब अलग अलग होना है, अलग होना है, अलग होना है। और कभी भी कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र की सरकार ये नहीं चाहेगी कि नहीं साहब कोई भी वर्ग या समुदाय हमसे अलग हो जाए, या कोई भी एरिया हमसे कट करके अलग हो जाए, नहीं। तो अब यहाँ पे ये डिमांड कर रहे नहीं साहब अलगाव, अलग होना है, अलग होना है। और सरकार इनकी जो अलगाववादी भावना है उनको दबाने की कोशिश करी, बोले नहीं कैसे अलग होना है, तुम विरोध करो, देश के खिलाफ विरोध करो। ठीक है, पुलिस के द्वारा इन पर फायरिंग करवाई है, बॉम्बिंग करवाई है, मतलब बॉम्ब फेंके हैं। ठीक है, तो चेचनिया, दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चलते हैं। ऐसे अलगाववादी आंदोलन जो कि सरकार के खिलाफ भी हिंसा होती है, और फिर उस हिंसा को दबाने के लिए सरकार भी एक्शन लेती है। ठीक है, तो रूस के 2 गणराज्य, अब एक एक एरिया को बहुत अच्छे से समझते हुए जाना कि रूस है, रूस में कहां कहां परेशानी है, चेचनिया और दागिस्तान में। आपसे एक एक मार्क्स में पूछ लिया जाएगा कि रूस का ऐसा कौन से क्षेत्र है जहां पर अलगाववादी हिंसक आंदोलन हुए विघटन के बाद, तो कहां कहां पर हुए, चेचनिया और दागिस्तान में हुए। मॉस्को ने चेचन विद्रोह से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानव अधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। देखिए, अब चेचन विद्रोही मतलब क्या है, जो चेचन्या के लोग हैं, ठीक है, यहाँ के जो लोग हैं उनको, विद्रोही मतलब विद्रोह करने वाले, ठीक है, विरोध करने वाले। किसका विरोध करा जा रहा है, सरकार का विरोध करा जा रहा है, रूस का विरोध करा जा रहा है, रशिया का विरोध करा जा रहा है, रशिया के मॉस्को में जो सरकार बैठी है उसका विरोध करा जा रहा है। और ये बात कही जा रही है कि साहब हमें क्या होना है, अलग होना है, हम अलग होना चाहते हैं, हमें रशिया के साथ नहीं रहना, हमें रूस के साथ नहीं रहना। और इसके लिए क्या होता है, हिंसक आंदोलन होता है। तो अब मॉस्को ने का मतलब क्या है, मॉस्को स्थान का नाम है जहां पर सरकार चलती है, जहां से, अब मतलब सरकार ने, मॉस्को स्थान का नाम है, रशिया में स्थान है मॉस्को, वहां से सरकार चल रही है, सरकार का पूरा शासन वहां से हो रहा है। ठीक है, तो अब मॉस्को ने, मतलब सरकार ने क्या करा, जो चेचन विद्रोही है, जो कि देश के विद्रोह कर रहे हैं, देश के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनसे निपटने के लिए जो तरीके अपनाए और जो जिस गैर जिम्मेदारी तरीके से सैन्य बमबारी करी, उससे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। गैर जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है, एक तो होता है जिम्मेदार तरीका व्यवहार होता है, ठीक है, एक तो जिम्मेवारी वाला व्यवहार होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला होता है, ये गैर जिम्मेदारी वाला था। मतलब
मानते हैं कि अगर कोई विरोध कर रहा है तो उसको दबाना चाहिए सरकार को, बिल्कुल ठीक है, परंतु इस प्रकार से कि सेना के द्वारा बमबारी करवा दे उन लोगों पर, ये थोड़ा सा गलत था। तो ये गैर जिम्मेदारी वाला व्यवहार था, ठीक है। मैं हर बार एक बार फिर कहता हूं कि पूरी दुनिया को भारत के नेताओं से और भारत की राजनीति से, भारत की व्यवस्थाओं से समझना चाहिए। अलगाववादी आंदोलनों की ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बाहर के देशों में। हमने हमारी पूरी किताब में पढ़ा, स्वतंत्र भारत की राजनीति में पंजाब में मुद्दा उठ रहा था, पर भारत सरकार ने बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से उसको हल करा। हमने देखा पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, नागालैंड, वहां पर किस प्रकार से हिंसा होती थी और किस प्रकार से जो डिमांड करी जा रही थी कि साहब अलग होना है, अलग होना है। कश्मीर के मुद्दे को देख लीजिए, तो कितने मुद्दे उठे, परंतु प्रेम पूर्वक तरीके से, शांति से, ठीक है। बात करने से बात बनने वाला जो स्लोगन आता है ना, वो भारत के ऊपर ही लागू होता है। भारत की सरकारों ने लोगों को बिठाया, आओ बैठ करके बात करते हैं, लड़ने से क्या है, तो आप भी को भी जख्म लगेंगे और हमें भी जख्म लगेंगे, ठीक है। तो लड़ने से कुछ नहीं होता, आओ बैठ करके बात करते हैं। आपको ऑटोनॉमी चाहिए, स्वायत्तता चाहिए, थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए, कोई बात नहीं, हम आपको फ्रीडम देंगे, बैठो बैठो। अलग होने की बात मत करो, अपन सब मिलजुल करके रहेंगे, एक है, एक होकर के रहते हैं, बैठ करके बात करें, समझौते करें, और देख लिया सब अमन चैन के साथ सब रह रहे हैं भारत में, ठीक है। पर इस प्रकार की गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है वो कभी भारत सरकारों ने, किसी भी पार्टी की सरकार ने नहीं करी कि किसी वर्ग के ऊपर बमबारी करवा दी, किसी एरिया पर सेना के द्वारा बमबारी करवा दी। नहीं 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 भाई, भारत तो वो देश है जो दूसरे देशों पर कभी बमबारी नहीं करवाता। वो कहता है भाई हम पहले से अटैक कभी नहीं करेंगे, और आज तक करा भी नहीं है भारत ने, तो हम हमारे देश के लोगों के ऊपर बमबारी ना 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 कभी नहीं कर सकता। पर रूस ने ये करा, मॉस्को ने अपने ही दो इलाके चेचन्या और दागिस्तान के जो चेचन विद्रोही है उनके खिलाफ सेना से बमबारी कराई। क्यों? क्योंकि बोले ये जो विद्रोह हो रहा है, जो विरोध हो रहा है, ये दब जाना चाहिए, सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए, सरकार के खिलाफ जो विरोध है वो विरोध नहीं होना चाहिए, अलग होने की जो मांग है वो नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं एक बात और कहता हूं, देखिए नाम बदलने से देश में स्थितियां नहीं बदलती बच्चों। अब यहाँ पर यूएसएसआर से रूस बन गया, सोवियत संघ का विघटन हो गया, सब कुछ हो गया, परंतु सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? मेन कारण क्या था कि लोगों के अंदर का जो राष्ट्रवादी भाव है, लोगों की जो आकांक्षा है वो जाग उठी, और सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा ना कर सके, आकांक्षाओं को, इच्छाओं को, लोगों की इच्छाओं को दबाया गया है सोवियत संघ के द्वारा, इसलिए उसका विघटन हुआ है। तो अब यहां पर क्या करा जा रहा है? रूस भी अब क्या कर रहा है? नहीं तो इन चेचन विद्रोही से बैठ करके बात करी जा सकती थी, इनको समझाया जा सकता था, समझौते कर करके थोड़ी स्वायत्तता दी जा सकती थी, शांति से बात हो सकती थी, परंतु नहीं करी। आकांक्षाएं, इच्छाओं को दबाया गया है, ठीक है, दबाया गया है तो वो कभी शांत नहीं होती। परंतु ये जब हुआ तो इससे मानव अधिकारों का व्यापक उल्लंघन हुआ। मानव अधिकार क्या है? कि मानव का अधिकार है, ठीक है, हम मानव के अधिकार है, कुछ हमारे पास ऐसे अधिकार है जो कि हर मानव को मिलने चाहिए, ठीक है। अब ये मानव अधिकारों के बिल्कुल खिलाफ है कि कोई विरोध कर रहा है और आप वहां पे जाकर के बॉम्ब गिर दो, ये अच्छी बात नहीं। तो मानव अधिकारों का खूब उल्लंघन हुआ, मानव की जो डिमांड्स है, उनके अधिकार है, बिल्कुल ध्यान में नहीं रखे गए, और बिल्कुल सरकार ने अपने हिसाब से जो कार्रवाई है वो करी है, परंतु इससे आजादी की जो आवाज है वो दबाई नहीं जा सकी। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। तो देखिए अब मध्य एशिया में आ जाइए, तो पहला तो हमने कहां का पढ़ लिया? रूस का पढ़ लिया। सबसे पहले हमने कहां का पढ़ा है? रूस का पढ़ा है। तो रूस में जो समस्या है वो कहां पर हो रही है? चेचन्या और दागिस्तान वाले जो इलाके हैं वहां पर हो रही है, वहां पर हिंसक अलगाववादी आंदोलन चला है। दूसरी बात कर लेते हैं मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब हमारा कार कंट्रीज, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक कंट्रीज, ठीक है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, कार कंट्रीज। उस कार कंट्रीज में बात कर रहे हैं ताजिकिस्तान की। किसकी बात कर रहे हैं? ताजिकिस्तान की। यहां पर 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा है, मतलब 1991 में जब विघटन हुआ वहां से लेकर करके 2001 तक गृह युद्ध चला है, मतलब 10 सालों तक, 10 ईयर्स तक बच्चों गृह युद्ध चला है। गृह युद्ध का मतलब यहाँ के ताजिकिस्तान के दो ऐसे समुदाय होंगे जो कि क्या है, युद्ध की तरह लड़ रहे होंगे। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे थे, तो सांप्रदायिक संघर्ष देखने को मिले। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो काराबाख, ठीक है, देखिए तो अब यहां पर ये हो गया दूसरा मध्य एशिया में ताजिकिस्तान की बात कर ली। अब आ जाइए अजरबैजान की। तीसरा कौन सा है? अजरबैजान। अब अजरबैजान में बच्चों एक प्रांत है, एक प्रांत का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो एक एरिया है, एक स्टेट की तरह ले सकते हो, जैसे अपने स्टेट होते हैं ना, राज्य होते हैं, उसी प्रकार से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर एक प्रांत है जिसका नाम क्या है? नगर्नो काराबाख। क्या नाम है? नगर्नो कराबाख, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है, अजीबो गरीब नाम है, नगर्नो कराबाख। मैं आपको भी मैप में दिखा देता हूं, ये देखिए, ये आपको देखने को मिल रहा है नगर्नो कराबाख। ये नगर्नो कराबाख है, और देश कौन सा है? ये अर्मेनिया देश है, ठीक है, अजरबैजान देश है, सॉरी। इधर जॉर्जिया है, इधर रशिया है, इधर आर्मेनिया है,
इधर तुर्की है, ईरान है, ठीक है, ये है, और ये बाकी नगर्नो कराबाख है। अब एक्चुअल में यहाँ पर मुद्दा क्या है, यहाँ पर मामला ये है कि इस अजरबैजान के इस एक प्रांत में जिसका नाम नगर्नो कराबाख है, इस नगर्नो कराबाख के प्रांत में क्या है, अर्मेनिया जो समुदाय है उसके लोग रहते हैं। अब वो लोग ये कहते हैं कि साहब हम लोगों को क्या है, इस अर्मेनिया में शिफ्ट कर दो, हम लोगों को अर्मेनिया में शिफ्ट कर दो। मतलब ये क्या डिमांड कर रहे हैं कि हमें अजरबैजान के साथ नहीं रहना, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सिस्टम है वो पूरा अर्मेनिया के साथ मिलता है, इसलिए आप हमें अर्मेनिया में से मिला दीजिए। तो यहाँ पे डिमांड जो हो रही वो भी एक प्रकार से अलगाववादी है, थोड़ा सा हिंसक होगा। सरकार क्यों चाहेगी भाई आप उधर जाओ? तो यहाँ पर समुदाय जो है वो इस प्रकार से डिमांड कर रहा है कि साहब हम अर्मेनियाई समुदाय के हैं और अर्मेनियाई समुदाय होने के तहत हमें अर्मेनिया में मिला दिया जाना चाहिए। यहाँ के कुछ स्थानीय ये अर्मेनियाई अलग होकर अर्मेनिया से मिलना चाहते थे। तो यहाँ के जो कुछ स्थानीय अर्मेनियाई है, अर्मेनियाई का मतलब वहां का एक समुदाय है। कहाँ का समुदाय है? कहाँ का समुदाय? यहाँ का नगर्नो कराबाख का समुदाय है, और वो किससे मिलना चाहता है? अर्मेनिया से मिलना चाहता है। तो यहाँ के जो स्थानीय अर्मेनियाई है वो अलग होकर किससे मिलना चाहते हैं? अर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया में दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। अब जॉर्जिया में दो प्रांत, ठीक है, जॉर्जिया के दो प्रांत हैं जो कि स्वतंत्रता चाहते हैं और इसलिए क्या कर रहे हैं? गृह युद्ध लड़ रहे हैं। मैं जॉर्जिया भी दिखा देता हूं, ये आप जॉर्जिया, ठीक है, तो ये आपका अजरबैजान आ गया, इधर अर्मेनिया आ गया, और ये ऊपर वाला इलाका जॉर्जिया। जॉर्जिया के पास रशिया, और फिर इधर नीचे देखोगे तो तुर्की, इधर ईरान आ जाएगा। तो अर्मेनिया के पास ही क्या है? अर्मेनिया के ऊपर वाले साइड में ही क्या है? जॉर्जिया है। तो जॉर्जिया के भी दो प्रांत, मतलब दो स्टेट आप कह सकते हो, जो कि स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। तो हमारी चौथी जगह कौन सी हो गई? चौथी जगह कौन सी हो गई? जॉर्जिया हो गई। पहली कौन सी बच्चों? देखो मैं आपको रिवीजन कराता रहता हूं। पहली हमारी रूस है, रशिया है, दूसरी तजिकिस्तान है, तीसरी अजरबैजान है, ठीक है, और चौथी जॉर्जिया हो गई। तो ये चार तो हो गई। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो देखिए अब यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया में इनमें मौजूदा जो शासन है उसको उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। तो यहाँ पे लोग क्या है? लोकतंत्र की डिमांड कर रहे होंगे। जो शासन वहां पे बैठा है उस शासन को हटाने की डिमांड कर रहे हैं कि नहीं साहब ये जो शासन है वो सही नहीं है, इसको हटा करके फेंको और नया शासन नई व्यवस्था के हिसाब से आना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है? थोड़े से आंदोलन होंगे, हिंसक प्रदर्शन होंगे। तो पांचवा स्थान हमारा ये हो जाएंगे, यूक्रेन, किर्गिस्तान और जॉर्जिया, ठीक है। यहाँ पर क्यों? जॉर्जिया का नाम वापस है, जॉर्जिया में दो प्रांत डिमांड भी कर रहे हैं आजादी की, और उसके अलावा क्या है? जो शासन उसको उखाड़ फेंकने की भी मांग कर रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। अब कई देश और प्रांत नदी जल को लेकर करके, रिवर वाटर के सवाल पर भी आपस में भिड़े हुए हैं, ठीक है। उनके बीच में किस बात को लेकर के लड़ाई चल रही है? रिवर वाटर को, नदी के जल को लेकर के भी लड़ाई चल रही है। देखो नदियों के जल को लेकर करके अधिकतर बार क्या होता है कि राज्यों में और देशों में लड़ाई रहती है, ठीक है। जैसे हमने इंडस वाटर ट्रीटी कर रखी है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी भारत पाकिस्तान के बीच में हो रखी है, जो इंडस का पानी है, जो सिंधु नदी का पानी है, उसकी शेयरिंग को लेकर करके। तो इस प्रकार से अलग अलग ट्रीटियां होती है। तो नदी के पानी को लेकर के भी कभी क्या है, जो मामला है वो थोड़ा सा ज्यादा ही विकराल रूप ले लेता है। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी हुई है कि कई देश और प्रांत नदी के जल के सवाल पर आपस में भिड़ पड़े कि भाई साहब नदी आ रही है, ये वाला देश, ये वाला जो राज्य है पानी को रोक लेता है, हम तक नहीं पहुंचने देता है, हमारे पास पानी कम आ रहा है, इस प्रकार की। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिक का जीवन दुर्भर है। देखिए अब इन सारी बातों से अस्थिरता का माहौल है। अस्थिरता का मतलब होता है बच्चों इनस्टेबिलिटी है। देखो स्टेबिलिटी का या स्थिरता का मतलब क्या है? कि आप स्थिर हो, स्टेबल हो, ठीक है, आप स्टेबल हो। स्टेबल होने का मतलब है कि आप एक बिल्कुल ठीक मुकाम पर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बहुत सी बार कहा जाता है कि हमारा मन शांत नहीं है, ठीक है, मन कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। अब जो संत होते हैं, योगी होते हैं, वो क्या करते हैं? मन को शांत करते हैं। शांत करने का मतलब क्या है? स्थिर कर लेते हैं, एक जगह पर लेकर के आ जाते हैं। वो हो जाती है स्थिरता, कि एक जगह हो गया। और एक क्या होती है? अस्थिरता। हमारा मन कभी इधर जा रहा है फिर कभी इधर जा रहा है, तो वो हमारे मन की क्या है? अस्थिरता है। इसी प्रकार से देश में भी क्या है? अस्थिरता का माहौल रहता है। कभी कोई आंदोलन कर रहा है, कभी कोई, किसी को यहां से भाग करके वहां जाना पड़ रहा है, कभी सरकारें आंदोलन के जवाब में कार्रवाई कर रही है। अलग अलग प्रकार की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं देखनी पड़ती है। तो अस्थिरता रहती है, इनस्टेबिलिटी रहती है। कुछ स्टेबिलिटी, स्थिर होकर के कोई काम नहीं चलता रहता। चुनाव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिल रही है, नहीं मिल रही, कोई भी स्थिरता नहीं होती। तो इन सभी बातों के कारण अस्थिरता का माहौल रहता है, इनस्टेबिलिटी का माहौल रहता है। और सब में सबसे ज्यादा अगर परेशानी होगी तो जो आम नागरिक है उसका जीवन दुर्भर या परेशानी भरा हुआ हो जाता है। खूब परेशानियों का सामना उसको करना पड़ता है।
मध्य एशियाई गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। वाह 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 वाह, क्या अच्छी बात है। मध्य एशिया जो गणराज्य है उनमें हाइड्रोकार्बनिक, ठीक है, या मतलब कह सकते हैं पेट्रोलियम जो संसाधन है उनका विशाल भंडार है। कभी कभार कुछ ज्यादा गुण होना भी है ना समस्या का कारण बन जाता है। ठीक है, ये तो आपने हमेशा सुना होगा कि भैया बुराई है तो समस्या है, परंतु कभी कभार क्या होता है कुछ ज्यादा गुण होते हैं ना वो भी समस्या का कारण है। जैसे अब किसी के पास बहुत पैसा है तो उसको भी नींद नहीं आती, बोले अरे यार भाई पैसा, अब आप बोलोगे पैसा तो अच्छी बात है इसमें नींद क्यों नहीं आती, अरे पर टेंशन होती है उसको, कभी कोई लूट लेगा, कभी कोई मार देगा, रोज धमकियां मिलती है। तो अब इसी प्रकार से क्या है, जो मध्य एशियाई देश है इनके पास खूब पेट्रोलियम के संसाधन है, बहुत अच्छी बात है, तो पेट्रोलियम के खूब संसाधन है तो खूब अमीर हो सकते हो, परंतु बाहरी ताकतों की तुझ पर नजर है, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना, तुझ पर नजर है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से क्षेत्र भारी ताकत और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। देखो अब इनसे इनको आर्थिक लाभ हुआ है, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, बिल्कुल होगा, वहां से पेट्रोलियम निकालेंगे पूरी दुनिया में बेचेंगे, खूब फायदा ही फायदा है। परंतु क्या हुआ, जो भारी ताकतें हैं, चाहे भारी ताकतों में आप अमेरिका को देख लो, यूरोप को देख लो, रशिया का भी थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है, चाइना का भी होगा, ये जो भारी ताकतें हैं ये क्या कर रही है यहाँ पर, नहीं साहब आप हमें दो, आप हमें दो, हम लेंगे। और जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पेट्रोलियम को निकालती है, उसको प्योर कर करके दूसरे कंट्रीज में ट्रांसफर करती है, इन सब के बीच में क्या कॉम्पिटिशन, नहीं हम नहीं, हम तो इस कारण भी क्या है टेंशन का सा जो माहौल है वो इन मध्य एशियाई देशों में बना हुआ है। तो आर्थिक लाभ के चक्कर में टेंशन भी इनके सिर पर आकर के खड़ी हो चुकी है। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिम एशिया से नजदीक है। तो यह क्षेत्र रूस से, चीन से और अफगानिस्तान से सटा हुआ, मतलब इनसे लगा हुआ है, और पश्चिम एशिया वाला जो देश है वो भी इसके नजदीक है, इसके पास में है। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। देखिए अब 11 सितंबर 2001 की जो घटना है ना, ये घटना हुई, ठीक है, मतलब यहाँ पर एक अमेरिका में एक आतंकी हमला होता है 11 सितंबर 2001 को, ठीक है। और देखिए ये वाला जो अटैक वाला मामला है वो वैसे अभी इस चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस नहीं करा गया है। इस वाले को जो आपको पढ़ाया जाता है वो चैप्टर 3 में पढ़ाया जाता है, अमेरिका का वर्चस्व, ठीक है, यूएस हेजेमनी उसको कहा जाता है इंग्लिश में। बट एक्चुअल में क्या है कि बच्चों वो वाला चैप्टर भी इस बार एनसीईआरटी ने हटा दिया। एनसीईआरटी ने 2023-24 के सिलेबस में 2 ही चैप्टर इस किताब में से हटाए हैं। पहला जो चैप्टर हटाया है वो शीत युद्ध का दौर हटाया, ठीक है, और जो 2 ध्रुवीयता का अंत है उसको चैप्टर 1 का रूप दे दिया। फिर चैप्टर 3 पहले हुआ करता था यूएस हेजेमनी या अमेरिका का वर्चस्व, तो अब उस अमेरिका के वर्चस्व को भी हटा करके उसको क्या है चैप्टर 2 पर लेकर के आ गए हैं कि अमेरिका के वर्चस्व को हटा दिया। और जो 4th चैप्टर था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है, कि जो सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन से है, उस वाले को चैप्टर 2 पे कर दिया। तो मेन बात यह है कि ये वाला जो चैप्टर है यूएस हेजेमनी जो है उसको हटा दिया गया है। पर मेरी कोशिश यही है, ठीक है, कि जो चैप्टर 1 शीत युद्ध का दौर है वो, और चैप्टर 3 जो एनसीईआरटी ने हटा दिया है ना, उनका हम पूरे लेक्चर्स ना पढ़ करके हम 1 शॉट्स बना दें। इसके मैं आपको कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, इन दोनों चैप्टर के 1 शॉट बना करके मैं आप लोगों के पास यूट्यूब पर अवेलेबल करवा दूं, अपलोड करवा दूं, ठीक है, जिससे क्या होगा कि आप चैप्टर 1 समझ जाओगे ना। देखो वैसे चैप्टर 1 के मेरे पूरे डिटेल्ड लेक्चर्स भी अपलोड है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। चैप्टर 1 अगर आप अच्छे से समझ जाओगे ना तो आपको चैप्टर 2 को समझने में दिक्कत नहीं होगी। जो 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ रहे हो ना उसको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो, क्योंकि चैप्टर 1 पूरा है शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन किन के बीच में हुआ, क्या क्या कारण हुए, ठीक है, ये सारी कहानी हम चैप्टर 1 में पढ़ते हैं। तो उसका एक 1 शॉट 1 से 1.5 घंटे तक का, मैक्सिमम 1.5 घंटे का जाएगा। 1.5 घंटे तक के में आपने इसको पढ़ लिया तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर चैप्टर 1 अगर अच्छे से क्लियर तो चैप्टर 2 भी आपका क्लियर होगा। फिर चैप्टर 3 में क्या है, चैप्टर 3 में अब आपको ये बात समझ में आएगी कि अमेरिका का वर्चस्व कैसे, अभी तक मैं क्या कह रहा हूं कि एक ध्रुवीय देश, एक ध्रुवीय विश्व बन चुका है, पूरी दुनिया में एक ही महाशक्ति है, पूरी दुनिया में एक ही सुपर पावर है। तो सुपर पावर क्यों है, वो महाशक्ति क्यों है, ठीक है, वो महाशक्ति कैसे है, कैसे वो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रही है, वो हमें चैप्टर 3 से पता चलता है, अमेरिका के वर्चस्व से, ठीक, अमेरिका के वर्चस्व से, यूएस हेजेमनी उसको कहा जाता है, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये तीनों चैप्टर 1, 2, 3 जब आप पढ़ लेंगे तो आपको एक क्रम, एक क्रोनोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं वो समझ में आएगा कि शीत युद्ध क्यों हुआ, वो हुआ, उसके बाद सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, विघटन के बाद अमेरिका पावरफुल था, अमेरिका पावरफुल कैसे था, ये 3 चैप्टर हमारे ब्लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जो चैप्टर 4 हम पढ़ते हैं ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, यह सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। अब यहां तक हमने देखा कि अमेरिका पावरफुल है,
पर क्या अमेरिका के अलावा भी कोई ऐसा संगठन, कोई ऐसे देश हैं जो कि पावरफुल है, जो अमेरिका को टक्कर दे सके, अमेरिका के बराबर पहुंच सके? तो वो हम 4th चैप्टर में पढ़ते हैं। तो यहां से अगर आप इन दोनों के वन शॉट्स देख लोगे, इनको कवर कर लोगे ना, तो आपको ये कि पूरा एक जो लिंक है ना, वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वो बहुत ही अच्छे से एग्जैक्टली जो है आपको क्लियर हो जाएगा। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या नहीं आएगी। बात रही वन शॉट्स की, तो वन शॉट्स तो एक बार अपन कोर्स खत्म होने के बाद सभी चैप्टर्स का बनाएंगे। इस किताब के भी जितने चैप्टर्स हैं, 7 के 7 जो चैप्टर्स हैं अब एनसीईआरटी के मौजूदा दौर में, उसके भी बनाएंगे, और भारत की जो स्वतंत्र राजनीति वाली किताब है उसके भी जितने भी चैप्टर्स हैं सबके बनेंगे, वन शॉट सबके बनेंगे। आपको एक ही वीडियो में पूरा नॉलेज दिया जाएगा। परंतु कोशिश करिए, जब तक आपके पास समय है, आप रेगुलर लेक्चर्स देखिए, क्लासेस को अटेंड करिए, अच्छे से विस्तार से और विस्तृत में चीजों को समझिए। फिर वन शॉट आपके लिए रिवीजन के तौर पर होता है। रिवीजन का मतलब क्या होता है बच्चों? विजन मतलब देखना, और रिवीजन जहां री शब्द लग जाता है, आर ई लग जाता है। आर ई शब्द का मतलब क्या होता है? री मतलब दोबारा। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके कम मार्क्स आते हैं, वो कहते हैं रीचेकिंग करा लो सर। रीचेक मतलब एक बार तो चेक हो चुकी है, री लगता है तो दोबारा चेकिंग करवानी है, दोबारा चेकिंग करवानी। तो रिवीजन, तो विजन मतलब एक बार तो देख लिया, अब वापस देखना है। तो जो वन शॉट होता है ना, वो रिवीजन के तौर पे आता है, जिसमें हम पॉइंट्स को थोड़ा छोटे फॉर्म में लेकर के आते हैं, ठीक है, फ्लो चार्ट्स पे ज्यादा जोर देते हैं, और एक्सप्लेनेशन टॉप क्वालिटी का जैसे इस वीडियोस में देते हैं वैसे उसमें देते हैं, पर शॉर्ट एंड स्वीट जो चीज होती है वो आप तक परोसी जाती है। परंतु वो तभी आपको अच्छे से समझ में आते हैं जब बच्चे इनको बहुत अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि वो रिवीजन है। वो तो जल्दी जल्दी हाँ सर ने ये पढ़ाया था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुझे आ गया समझ। मतलब 1.5 घंटे में आप पूरा चैप्टर एक बार फिर से रिवीजन कर लो, इसलिए वन शॉट्स आते हैं। तो इन लेक्चर्स को भी बड़े अच्छे से देखिए, और इन 2 की मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों के पास प्रोवाइड करा दी जाए। और फिर इस सेशन में हमारी बहुत प्लानिंग से आप लोगों को एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, मॉडल पेपर्स भी अलग अलग बोर्ड के हिसाब से कराए जाएंगे, सब कुछ कराया जाएगा। धैर्य बना करके रखिए, पेशेंस बना करके रखिए, और विश्वास रखिए हम टीचर्स पर, लर्निंग आर्ट्स पर, ठीक है। क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं सर एमसीक्यू भी करा दो, ये भी करा दो, भाई सब कुछ कराएंगे, विश्वास रखिए, ठीक है ना। तो ये 11 सितंबर 2001 वाली जो घटना अमेरिका में घटी, वो हम चैप्टर 3 में मैं आपको जब वन शॉट पढ़ाऊंगा उसमें और भी डिस्कस करूंगा। जब ये 11 सितंबर 2001 की घटना हुई, तो अब इन जो मध्य एशिया वाले देश हैं उनको सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है अमेरिका। अमेरिका का ये था कि साहब इन जो हमले हैं, इन हमलों में किसका हाथ है? अफगानिस्तान या इधर के जो देश है उनका हाथ है। तो अब ये जो मध्य एशिया वाले देश है, ये इनसे सटे हुए हैं, अफगानिस्तान से इनसे सटे हुए हैं। तो अगर यहाँ पर ही अपना सैन्य ठिकाना अमेरिका बना लेता है, मतलब अमेरिका इन मध्य एशिया के देशों को कह रहा है कि साहब हम आपको पैसे देंगे, हम आपको पैसे देंगे, पर आप हमें यहाँ पे सैन्य ठिकाना बना दो, आपका एक थोड़ा सा एरिया दे दो जहाँ से हम हमारे मिलिट्री को ट्रेन कर सके, यहाँ से हम कोई मिसाइल विसाइल लॉन्च करनी हो वो कर सके, आप बस हमें थोड़ा सा एरिया दे दो, थोड़ा सा ठिकाना हमें बनाना। हमारा कोई एरोप्लेन यहाँ से कोई उड़े तो उसके लिए भी हम आपको पेमेंट देंगे, पर बस आप हमारा सपोर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर अब अमेरिका इस हमले के बाद इसको सैनिक ठिकाना बनाना चाहता है। उसने किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों से अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। तो किराए पर ठिकाने हासिल करें मतलब जो एरिया लिया उसके लिए किराया दिया है, रेंट दिया है, और मध्य एशिया के जो सभी राज्य हैं उनको भुगतान करा, मतलब सभी जो देश हैं उनको भुगतान करा है, पेमेंट करा है। और अफगानिस्तान और इराक युद्ध में, अब अफगानिस्तान और इराक युद्ध ये भी अभी इतना डिस्कशन में नहीं है, ये चैप्टर में नहीं है, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। दौरान इन क्षेत्रों में अपने विमानों को उड़ाने की भी अनुमति ली है कि साहब हम हमारा विमान, हमारे जो एरोप्लेन है वो भी यहां से उड़ा करके ले जा सके, उसके लिए भी हम आपको पेमेंट करेंगे, पर आप हमें परमिशन दे दो बस। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। देखिए अब वैसे तो ये जो मध्य एशियाई देश हैं ये सोवियत संघ के पार्ट रहे हैं, तो सोवियत संघ से लगाव तो था ही, तो अब रूस कहता है कि यार ये तो हमारा निकटवर्ती विदेश है, मतलब विदेशी तो है, ठीक है। अब तो मतलब एक तो नहीं हम लोग, विदेश है भाई। विदेश क्या होता है? हमारे देश से बाहर जाते हैं विदेश है, तो रूस के अलावा दूसरे देश रूस के लिए विदेश हो गए, पर वो निकटवर्ती हमारे पास वाले विदेशी हैं। तो इन पर तो जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, इन पर तो जो प्रभाव होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? रशिया का ही होना चाहिए। अमेरिका ये जो कर रहा है ये गलत कर रहा है, परंतु भैया पैसा अमेरिका यूं पैसा फेंक रहा था, ये लो बस ठिकाना बनाने दो, ये पैसा पकड़ो, ये पैसा पकड़ो, तो पैसे में सब चलता है। तो रूस की बात यहाँ पे नहीं मानी गई। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। अब खनिज तेल, ठीक है, इसके संसाधन होने के कारण चीन भी इस एरिया में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट करता है और सीमावर्ती जो मतलब इसके बाउंड्री के पास में क्षेत्र लगे हुए हैं उनमें व्यापार करना शुरू कर देते हैं। पूर्वी यूरोप में
चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गया। अब देखिए पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया ये दो भागों में बट गया, चेक और स्लोवाकिया नाम से दो देश बने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चेकोस्लोवाकिया ये सोवियत संघ का भाग नहीं था, पर फिर भी यहाँ पर क्या हुआ कि अब पर चेकोस्लोवाकिया में क्या था कि जो प्रभाव है ना वो प्रभाव कुछ इसी प्रकार का था, सोवियत संघ का, कम्युनिस्ट का, इनका प्रभाव ज्यादा था। तो फिर बाद में ये भी साम्यवादी देश रहे हैं, तो इनमें भी दो भागों में बंटे हैं, चेक और स्लोवाकिया। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ है, ठीक है। तो बाल्कन क्षेत्र का मतलब है बेटा एक बाल्कन माउंटेन है, तो उस वाले एरिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनको बाल्कन क्षेत्र कहा जाता है। ये यूगोस्लाविया वहां का है। तो पर अब देखिए चेकोस्लाविया तो शांतिपूर्ण तरीके से दो भागों में बट गया, परंतु यूगोस्लाविया का जो विघटन हुआ वो बहुत खतरनाक हुआ था, बहुत हिंसा हुई, बहुत झगड़े हुए। सन 1991 में बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया और इसमें शामिल बोस्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो देखिए कौन कौन से, क्रोएशिया है, बोस्निया, हर्जगोविना है और ठीक है ये वाले जो देश हैं इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये सब यूगोस्लाविया के भाग थे पर यूगोस्लाविया से अलग हो चुके हैं। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा और यूगोस्लाविया में बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृहयुद्ध का रूप ले लिया। तो अब देखिए अब सबसे जो बड़ी पावर है, सुपर पावर है, वो अमेरिका है और अमेरिका का जो पूरा ग्रुप है उसको नाटो कहा जाता है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और कब बनाया गया, 1 अप्रैल 1949 को ये बनाया गया था। तो अब इसने यहाँ पर हस्तक्षेप करा, इंटरफेयर करा, बमबारी भी करी यूगोस्लाविया पे, गृहयुद्ध का रूप वहां पर ले लिया और इस प्रकार से यूगोस्लाविया का भी विघटन हो जाता है। देखिए चेकोस्लोवाकिया हो गया, यूगोस्लाविया हो गया, इनका विघटन कैसे हुआ, ये खुद ऐसे इतने मेजर टॉपिक्स है बेटा कि इन पर आराम से एक 1-1.5 घंटे के वीडियोस बन सकते हैं और चाहे तो ज़्यादा का भी बन सकता है और चाहो तो कम का भी बन सकता है। बहुत डिटेल वाले टॉपिक्स ही हैं, तो हम ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। जैसे जैसे हमें कभी समय मिलेगा तो इन पे स्पेशल टॉपिक्स बनाएंगे, चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विश्व राजनीति की जो जानकारी है वो मिले। परंतु अभी इतना ही जानेंगे। ये आपको एक तस्वीर, पहले जो पूरा यूगोस्लाविया था, फिर बाद में अब यहाँ पे देखिए ये स्लोवेनिया वाला पार्ट है, ये मैसिडोनिया वाला पार्ट है, ठीक है, ये सेंट्रल सर्बिया आ गया, ये सर्बिया वाला पार्ट, ठीक है, ये फिर बाकी मोंटेग्रो, ये जो बाकी देश है उन सबकी एक तस्वीर आप लोगों के सामने रखी गई। ओके, तो इसी के साथ आज के लेक्चर में मुझे इजाज़त दीजिए। आपको कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाते रहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।